इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है तो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में चांस रहता है और या 2 नंबरिया तक जाएगा। लॉन्ग में जब पूछेगा तो लॉन्ग में इसमें से पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि सोनू, अनिल और मोन्टू 5:3:2 के साझेदार हैं। ये पहले से ये 3 पार्टनर हैं और यही 3 पार्टनर भविष्य में भी अभी रहेंगे। नया पार्टनर ना आएगा ना कोई जाएगा नहीं। इसमें लिख रहा है कि 31 दिसंबर 2012 को उनकी आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार था। उनका एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, नहीं बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो अब इस बैलेंस शीट में क्या करना है, यह बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2012 का है। क्लियर? 12 का मतलब हो गया कि 12 में हम लोग 31 दिसंबर को बनाकर खत्म किए और कल होकर मतलब आज मान लीजिए 31 दिसंबर हो गया, नहीं आज 31 दिसंबर 2012 है तो आज हम लोग हिसाब किताब बना लिए और इसको हिसाब किताब जब बनता है तभी बैलेंस शीट बनता है। फाइनल स्टेज में बैलेंस शीट क्रिएट किया जाता है, बीच में क्रिएट नहीं हो सकता। और अब कल होकर यानी 1 जनवरी को 1 जनवरी 13 हो जाएगा। जब 12 में खत्म हुआ तो जनवरी आएगा। जनवरी के दिन हम लोग आपस में बैठ कर राय कर रहे हैं कि नहीं अब जनवरी आज से मतलब स्टार्ट हो जा रहा है कि अब ये जो साल भर का इनकम होगा, जो लॉस होगा वो किस अनुपात में सहा जाएगा। तो उसको दिया है 3:2:1। यानी ये जैसे भी सवाल मिलेगा सिंपल बात है कि रेशियो कैलकुलेशन करने के लिए कह रहा है। रेशियो जब कैलकुलेशन करने के लिए कह रहा है तो वहां आपको थोड़ा सा दिमाग खपाना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोग रेशियो को बाद में जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले इस तरह के सवाल में क्या करेगा, खाली रेशियो नहीं बदलेगा, संपत्ति के दाम घटता है, संपत्ति के दाम बढ़ता है। तो आप याद कीजिए कि एडमिशन ऑफ पार्टनर जब बना रहे थे तो उसमें संपत्ति के दाम घटता था और संपत्ति के दाम बढ़ता था। सेम ढांचा है। किसी कारण से आप एडमिशन पार्टनर क्लास नहीं लिए तो देखिए अभी दो रास्ता हम बता रहे हैं। या तो हमको बीच में मिल रहा है तो उसको समझा दे रहे हैं, लेकिन आप फुल डिटेल देखना है तो फिर उसका वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, जो वीडियो ऐप पर इसका रखा हुआ है। तो यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर का पूरा 100% कॉन्सेप्ट अब काम करेगा रीवैल्यूएशन के लेजर बनाने में। आप रीवैल्यूएशन के लेजर पढ़ाए थे सबसे पहले, तो रीवैल्यूएशन लेजर पढ़े थे, फिर भी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से भी तुम लोग समझने की कोशिश करो। देखो तुम लोग को पीटने का पीछे लॉजिक नहीं है कि तुम लोग बच्चे तुम लोग बार बार पीटेंगे तो समझेगा। एक बार सीनियर स्टूडेंट एक बार पिटा गया, प्रतिष्ठा उसी में हो जाना चाहिए कि अब हमारे साथ ऐसा दोबारा ना हो। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नहीं इसलिए कि तुम लोगों को पीटने के बाद मेरा बांधा रात भर दर्द किया, ठीक है, क्योंकि हम जब मारे हैं तो पूरा मेरा भी गया। इसलिए ध्यान रखना कि आप पीटेंगे नहीं, रात में नींद नहीं आया पीटेंगे नहीं। यहाँ पे बुलाएंगे और कॉपी चेक करेंगे, कैमरा तान देंगे, 2 मिनट का अंधा को 2 मिनट करा देंगे और वो वीडियो में एडिट करके गाने को डाल के दे देंगे। देखते हैं थोड़ा सा प्रतिष्ठित हो लो तो पढ़ लो, तो जितने 4 उतने हम कर देंगे। बस सबको बोल रहे हैं, कोई सुधर पार्टी 2-4 गुना ठीक था तो 2-4 गुना चलते 10 गुना बच गया, उसमें साफ क्रिया के दिखा दिया। टेस्ट था लेकिन टेस्ट अभी बारिश के कारण कैंसिल किए। बारिश रोज बरस रहा है, कैसे टेस्ट लिया जाए पता नहीं चलेगा। टेस्ट के बारे बारिश बरसने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के लेजर सुनेंगे। रीवैल्यूएशन के लेजर जब भी बनता है, एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि पुनर्मूल्यांकन। क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन। यानी किसी संपत्ति का, संपत्ति बोले एसेट बोले, किसी संपत्ति का या किसी दायित्व का मतलब एसेट या लायबिलिटी के मूल्य में किसी प्रकार के परिवर्तन होता है। सुनेंगे, किसी भी एसेट और लायबिलिटी के मूल्य में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन मूल्य को इसी में लिखा जाएगा। किसी भी एसेट या दायित्व के मूल्य में दाम बढ़ता या नहीं बढ़ता घटता तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी एसेट के दाम बढ़ गया तो इसी में लिखेंगे, एसेट के दाम घट गया तो इसी में लिखेंगे। उसी प्रकार दायित्व या कर्ज जिसको बोलते हैं, लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि होता है या कमी होता है तो इसमें लिखेंगे। अब रहा कि भाई सब इसी में लिखेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, तो उसके रिएक्शन से यानी रिजल्ट से जो संपत्ति या दायित्व बढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि बढ़ने से हमको हानि मतलब बढ़ने या घटने से हमको हानि हो रहा है तो उसको किधर लिखेंगे, बोलो साहब, या बढ़ने या घटने से लाभ हो रहा है तब किधर लिखेंगे। तो देखो संपत्ति जब होता है, संपत्ति के मूल्य एसेट के मूल्य, एसेट के मूल्य जब घटता है ना, घटता है तो क्या होता है, हानि होता है। जब भी किसी संपत्ति के दाम
गिरे 10%, 5%, 200, 400 गिरे तो हानि होगा, इसलिए इधर आ जाएगा। और किसी संपत्ति के दाम में 10%, 5%, 200, 400 बढ़े तो क्या होगा? लाभ होगा। लाभ होगा तो इधर आ जाएगा। क्लियर? उसके उसी तरह एक होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी के मूल्य में भी वृद्धि होता है और कमी होता है। तो लायबिलिटी के मूल्य में कमी होगा, लायबिलिटी के मूल्य में कमी होगा तब क्या होगा? ऐसा ना? तो लायबिलिटी के मूल्य में कमी होगा तो लाभ होगा, तो इधर आ जाएगा। और लायबिलिटी के मूल्य बढ़ेगा तो क्या होगा? तब किधर आ जाएगा? यानी इधर हम लोगों को सिर्फ हानि रिजल्ट चाहिए। तो या संपत्ति से हानि हो या दायित्व से हानि हो, इसका डिटेल इधर दिखे। इधर हम लाभ लिखेंगे या संपत्ति या लायबिलिटी के रिजल्ट से लाभ या हानि हो रहा तो इधर लिखेंगे। तो आप मैथ बनाते वक्त समझ लीजिएगा, थोड़ा मूल्यांकन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा के एसटी के दाम में परिवर्तन करता है तो हो जाएगा। अब इसी को हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो 5 नंबर है, डायरेक्ट लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट लेजर बनाएंगे तो यहां पर हम चले आएंगे। तो यहां पर सबसे पहले लिखिएगा, उसमें क्या लिखते थे एडमिशन डिपार्टमेंट में? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन भी लिखना है और उसका दूसरा नाम है पीएल एडजस्ट। यानी पीएल एडजस्ट भी कहीं कहीं मिलेगा या पुराना जितने भी किताब होगा उसमें पीएल एडजस्ट है। तो अकाउंटिंग में भी जो है ना, अकाउंटिंग में हर बार अपडेट होता है इसका। दिल्ली में जाइएगा ना, एक वाणिज्य विभाग का बिल्डिंग है जो बहुत बड़ा बिल्डिंग है, हमको लगता है 500-600 कमरा का रूम का बिल्डिंग है। और उसमें इसको डेवलप करने के लिए सब एक सीए बैठा रहता नहीं, तो जैसे से डेवलप होता है उसके हिसाब से नाम बदल दिया जाता है। तो नया वाला कर दिया रिवैल्यूएशन, ठीक है, और पुराने वाला में पीएल एडजस्ट था। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। जब डिटेल पढ़िएगा तो एक ही होता है। जैसे कुछ काम नहीं रहता तो वही सब उल्टा पुल्टा करता रहता है। जिससे पहले चेन्नई बोला जाता था, अब चेन्नई पहले मद्रास बोला जाता था। नहीं, देखिए कई स्टेशनों के नाम हुआ, शहरों के नाम चेंज हो रहा, नहीं उससे कुछ होता नहीं है। ये मतलब सरकार आती तो अपना हिसाब से कुछ ना कुछ उसमें करके उस तरह सीए डिपार्टमेंट भी इसको रिवैल्यूएशन कर दिया। तो कोई बात नहीं है, आप रिवैल्यूएशन लिखिए, पीएल एडजस्ट लिखिए, दोनों में सही करेंगे। ठीक है, दोनों में सही होगा। अब रिवैल्यूएशन का पहला जो होगा डायरेक्ट हम लोग लेजर ही बनाएंगे, ठीक है ना। और इसमें डायरेक्ट लेजर ही पूछता है। तो इसमें सबसे लिखा है पॉइंट नंबर 1 में, डेप्टर पर 5% ऑफ प्रत्याहार ऋण के प्रावधान कीजिए। लिख रहा है प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेबिट 5% इज मेड ऑन द डेप्टर। डेप्टर पर 5%, 10%, 20% कुछ लिखे डेप्टर पर। दिमाग में रख लेना कि डेप्टर पर कुछ लिखता है तो बढ़ता नहीं है, कुछ लिखता है तो क्या होता है। अब लिखे नहीं कि उसमें कई गो भाषा है, कई बार लिखता है तो उसे कंफ्यूज नहीं ना। सोचा कि डेप्टर के मूल्य में, अगर डेप्टर का मूल्य यहाँ दिया है बैलेंस शीट में, ऊपर जाके देखो तो डेप्टर के मूल्य बैलेंस शीट में कितना दिया है? 45,000 दिया है। यानी तुम्हारा जो सवाल है उसमें डेप्टर यहाँ पर कितना दिया है? अब इस 4500 दिया है तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। दिमाग जानते कब लगाता? डेप्टर के मूल्य यहाँ 45,000 लिखा है और यहाँ 2,000 लिखकर यहाँ 43,000 लिखा है, तो यहाँ दिमाग ज्यादा खपाना पड़ता है। ऐसे ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा काम करता है। लेकिन जब भी तुमको डेप्टर का मूल्य अगर डायरेक्ट सिंगल अमाउंट दिया है और बाहर दिया है और उसके एडजस्टमेंट पर कोनो परसेंटेज दिख रहा है तो समझो कि उसके मूल्य में कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? तो कै परसेंट कमी हो रहा है? 5%। तो यानी हम लोग इसका 45,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 22,500। यानी कितना आ रहा है? इसका 45,000 का 5% निकालें 2250 आ रहा है। यानी इसका 5% आप निकालिएगा तो 2250 होगा। और डेप्टर का मतलब होता है कि हम लोग 45,000 रुपया लेने वाले थे। डेप्टर का मतलब होता है हम लोग लेने वाले थे, लेकिन वह उसको 5% छोड़ दिए तो 2250 छोड़ दिए। तो 2250 रुपया छोड़ दीजिएगा, लेने वाले हैं या छोड़ दीजिएगा, तो आपके लिए रिजल्ट क्या होगा? क्या होगा? हानि होगा। यानी संपत्ति के मूल्य में कमी होगा तो हानि होगा। तो यहाँ हानि होगा, यहाँ लिखना होगा डेबिटर कि ये 2250 वाला वैल्यू लिखना है। क्लियर? फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद भवन पर 25% अवृद्धि करना है। देखो इंग्लिश वाला पढ़ो तो इंग्लिश में, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 25%। एप्रिसिएट में तो होता है बढ़ाना। क्या होता है? मूल्य में वृद्धि किया गया। तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग एसेट है, एसेट के मूल्य में बढ़ेगा तो किधर लिखाएगा? इधर लिखाएगा। एसेट के मूल्य में घटता है तो इधर लिखना, एसेट के मूल्य बढ़ता है तो इधर लिखना। सीधा सा बात है।
तो वहां पर बिल्डिंग आपको दिया है 1 लाख दिया है, और 1 लाख का 25% कितना हो जाएगा? 25,000। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का सेम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, क्लियर। उसके बाद दिया हुआ है स्टॉक पर 5% बर्बाद हो गया, यानी स्टॉक के मूल्य में 5% कमी हो गया। ऐसा स्टॉक के मूल्य में 5% कमी हो गया, तो स्टॉक का मूल्य 75,000 है, 5% 3700, तो किधर लिखे? बोलो सर, दिया लिखे। स्टॉक के मूल्य में कमी हुआ है 5%, कितना बोले हैं? 3750। ये हो गया। और एक काम करो, तुम लोग को आसानी के तरीका के लिए जिस पर बढ़ा रहे हैं जिस पर घटा रहे हैं बैलेंस शीट में उसमें टिक लगा लो, सवाल पर जल्दीबाजी बनेगा उसमें। तुम लोग को बिल्डिंग पर टिक लगा लो, डेप्टर पर टिक लगा लो, स्टॉक पर 3 एडजस्टमेंट किए, तीनों में सवाल के अंदर इसमें टिक लगाना, इसमें हो गया। अब क्या करना है, सिंपल बात है। चलो उसके बाद फर्नीचर पर 10% ह्रास कीजिए, तो फिर फर्नीचर पर टिक लगा लो। फर्नीचर 35,000 है और 10% कितना होगा? 3500 होगा, तो फिर 3500 रुपया इधर लिख देंगे और सीधे लिख देंगे फर्नीचर। आया समझ में ना? तो ज्यादा कर संपत्ति के मूल्य में भी मिलेगा कमी बेशी, कभी कभी एक दुका लाइबिलिटी का दे देगा, बहुत कम होगा। तो इतना ध्यान रखना, किसी भी संपत्ति के मूल्य में कमी हो पूछ देगा पुनर्मूल्यांकन खाता से क्या समझते हैं। 2 नंबर भी सवाल हो सकता है और 5 नंबर भी सवाल होता है। हम लोग बहुत बार परीक्षा इस ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं ना कि सवाल हम लोग लिख लेंगे, बना लेंगे, हो जाएगा, लेकिन कभी कभी सवाल जब सामने मिलता है तो लास्ट चांस फर्स्ट चांस रहता है ना, फर्स्ट बार मिला और लास्ट चांस रहता है। तो वहां पर बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैथ है थोड़ा सा ढूंढ गया, दिमाग से बाहर जा रहा है, नहीं तो वहां तो आपको मजबूरन थ्योरी लिखना नहीं पड़ेगा। तो थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग करके जाना होगा कि अगर हम किसी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ रहे हैं और हमको लग रहा है कि मैथ कंफ्यूजन है तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब कंफ्यूज है तो बनेगा तो गलती हो जाएगी, गारंटी गलती हो जाएगा। क्लियर है तो बनाने जाएंगे ना, तो वहां उस अवस्था में क्या करेंगे, हम थ्योरी लिख लेंगे। थ्योरी लिखने के क्योंकि आगे का रास्ता तुम लोगों का बंद हो जाएगा अगर अकाउंट एक्स्ट्रा चला गया तब। पहले बताते बात सुनो। अब तुम यहां से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम इंटर आईकम किए फिर बीए कर लेंगे, बहुत बच्चे देखिए साइंस पढ़ता है फिर आर्ट्स पढ़ता है, वो सब होता है ना, सबसे बड़ी परेशानी होता है लाइफ में। जानकारी तुम लोग को लिए देते हैं कि अभी के डेट में हमारे भारत में सबसे ज्यादा नौकरी इसी पेशा में टीचिंग लाइफ में है। ठीक है, 2021 का शिक्षा नीति लागू हुआ, उसमें 10 लाख वैकेंसी है पूरा भारत में टीचर का सीट खाली है। अब 10 लाख को फुलफिल करने के लिए केंद्र सरकार योजना बना रही है, हम टीचर को बाद 10 लाख कराएंगे। ठीक है, जिसके लिए सब राज्य को दे दिया अल्टीमेट कि आप लोग इसको लागू कीजिए। 2021 का जो शिक्षा नीति है थोड़ा तुम लोग के लिए फायदा होगा, लागू हो जाएगा तो बहुत अच्छे रास्ता हो जा रहा है। ठीक है ना, उसमें बहुत कुछ फायदा हो रहा है। ग्रेजुएशन 4 साल का नहीं होगा, 3 साल का झंझट खत्म हो गया। तुम चाहेगा तो अभी से 2 साल का पढ़ाई कर लेगा, 2 साल के बाद पढ़ाई ड्रॉप करके बीएड में चल जाएगा। टेक्निक बहुत जगह रास्ता बदल रहा है, इसका ट्रिक बताएंगे जब लागू हो जाएगा। तो वहां पर क्या किया है, वहां पर 10 लाख टीचर की आवश्यकता है। और 10 लाख टीचर की बहाली होगा तो सिर्फ वैकेंसी देखने से नहीं होता है। अभी वैकेंसी में क्या कर दिया है कि अभी जो बहाली की प्रणाली है, जैसे जो बच्चा आईकम किया तो उसका बीकम है, उसी के लिए वो रास्ता ठीक है। जो आईकम किया और उसका यहाँ बीए, उसका रास्ता बैड हो जा रहा है, फिर वहां जाके उसको दिक्कत हो जा रहा है। फिर आईएससी किया कोई बच्चा, साइंस से पढ़ा और फिर यहाँ बीकम ले लिया है। मतलब एक कहने का मतलब एक शेड्यूल में जाना चाहिए था, आईकम बीकम एमकम, आईएससी बीएससी एमएससी होना चाहिए। आईए किया तो आईए बीए एमए होना चाहिए, इसका इस तरह का खोल रहा है। और वहां पर जो लड़का है फंक्चुअल मार लिया, सब्जेक्ट चेंज कर दिया, उसका 5 नंबर कम होता है। यहाँ पॉइंट को लोग छटा जा रहा है, 5 में नंबर सीधे कम हो जा रहा है। ही बात एक नंबर है सीधे, जिसका शेड्यूल है आईए बीए एमए, आईकम बीकम एमए। हम लोग आईकम बीकम एमकम किए थे तो 5 नंबर हम लोग को बढ़ा है, और जो बदल दिया आईएससी किया है, बीकम किया है, एमकम किया, उसका 5 नंबर घट गया तो छटा जाएगा। जनसंख्या तो ऐसा ही बड़ा हम लोग के पास पड़ा है। 10 लाख वैकेंसी दिख रहा है, भारत के लिए 10 लाख कर दिया, 1,37,000 करोड़ में कुछ है उसका, कुछ नहीं है, दिखने से नहीं होता। एक तुम रेलवे के ग्रुप डी के फॉर्म भरने जाएगा, कभी भर के ट्राई कर लेना या जानकारी जुटा लेना। ग्रुप डी का वैकेंसी जब रेलवे की आती है तो सारे बच्चे भरते हैं, लगभग 2-10 क्लास पास होते हैं, भरते हैं।
ग्रुप डी के वैकेंसी की बात करते हैं, जिसकी सैलरी तुमको शुरुआती दौर में 18,000 से लेकर 21,000 का वेतन बनता है, बाद में पैसा मिलेगा, कोई नौकरी होगा तब नौकरी तो फॉर्म भर लेगा, तो फॉर्म भरेगा तो फॉर्म के जब भरने के बाद जब परीक्षा के डेट आती है तो कहीं से किसी भी शहर से कोई ट्रेन खाली नहीं जाता है। ट्रेन में तो बैठ कर जाने की बात छोड़ दीजिए, खड़ा होकर बच्चे मुड़ी को बैग लेकर 12 घंटा का सफर करते हैं। इतनी भीड़ ट्रेन में होती है, और आपके स्लीपर के टिकट कटा है उससे क्या मतलब है? जब स्टूडेंट आ जाएगा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर, स्लीपर ऐसे थोड़े देखता है, सब में हो जाता है ऐसे। यानी आम लोगों को भी इसकी परेशानी होता है जिसमें परीक्षा होता है। और एक एक ट्रेन में समझो कि जहां 400-500 कैपेसिटी है, उसमें 5,000 बच्चे एक बोगी में है। सेंटर पर क्या हाल होता है जरा सोचो। सेंटर पर 1 लाख वैकेंसी आया तो समझो 1.5 से 2 ग्रुप डी में फॉर्म भराता है। बात समझे तो कितनी बेरोजगारी, कभी परीक्षा कंपटीशन का हो तो सेंटर पर जाके देखो और सोचो कि हम भी कृषि में आएंगे कल होके, हमारा भी कृषि में होगा और मजबूत नहीं होंगे। ऐसे लोग आते हैं परीक्षा देने, जहां देखिएगा जिसका उम्र आधा लैब से लास्ट 2 साल बचा है नौकरी लेने का। बात समझो तो वहां बड़ी मतलब तुम लोग देखने के बाद परेशान हो जाएगा, हैरान हो जाएगा कि हम लाइफ में क्या करेंगे। इससे बहुत अच्छा पेपर हम लोग के कि अगर हम गवर्नमेंट सर्विस आदि के ग्रुप डी के भी बहाली अगर हो जाए तो बहुत लोग अपने घर में सोचते हैं कि हम चलो भाई चलो ठीक है ग्रुप डी का हो गया। ग्रुप डी के जॉब नौकरी जो किया जाता है उसके बारे में कभी सोचना तो चल जाना, कभी रेलवे ट्रैक पर खड़ा हो जाना, तुमको रेलवे ट्रैक पर स्टेशन से बाहर कहेंगे खड़ा होने के लिए, अंदर हो गए तो नहीं खड़ा होगा क्योंकि गंदगी ज्यादा रहता है। और उसी रेलवे ट्रैक पर उनको काम करना रहता है, उसी लाइन को ठीक करना, पत्थर हटाना है। बात सुनिए, 2 लड़का 100 का पटना में आके पढ़ रहा था, अच्छा खासा अपने पढ़ा था, BCA किया था, ग्रुप डी का फॉर्म नहीं हो रहा तो क्या करे। आज बच्चे जो जा रहे नौकरी हो ही नहीं रहा, 5 साल 6 साल से कोई वैकेंसी आया ही नहीं ढंग से। बेचारा फॉर्म भर लिया, उसका महाराष्ट्र में उसका नौकरी हो गया। उसके मम्मी को क्या पता है कि नौकरी अच्छा है खराब नहीं, मम्मी को और पापा को तो पूरा मोहल्ला घूम के बताया गया बेटा की नौकरी हो, बेटा की नौकरी। और ग्रुप डी का नौकरी था बेचारा, वो गया तो 1 महीना के बाद फोन कर रहा मेरे को, सर अब या तो जहर खा लेंगे नौकरी छोड़ेंगे, तो ये उपाय है क्या? ऐसा बताइए, हम लोग दिन भर घर में बैठने वाला पढ़ने वाला और हम लोग को ट्रेक पर सरे में भेज रहा है, जहाँ खानो नाश्तो करना तो घाम में बैठ के करना है। रेलवे ट्रैक पर कोई गाछ मिलेगा, कोई चापाकल मिलेगा, वो बेचारा अपना कि सर अब हाफ पैंट खादी का पैंट पिलर का शॉर्ट पहन कर इतना मन हमको जिंदगी लग रहा है कि जीने से ऐसा ही मर जाए और छोड़ रिजाइन दे दे, मरेगा क्या विकल्प दूसरा तलाशना, रिजाइन दे दो। तू अपने घर को नहीं बता रहा है, इसके मम्मी को इधर प्रेशर बना के नहीं छोड़ देगा तो वो घर नहीं घुसने देंगे। अभी कह रहे छोड़ देगा घर भी घुसने के, वो कह रहे हम सुसाइड कर लेंगे। और अब आदमी के ड्रीम होता है रेलवे ग्रुप डी जस्ट लाइक मतलब वर्कर हो गया ना, वर्कर हो गया, रेलवे ट्रैक को सरियाने वाला वर्कर हो गया, पत्थर हटाने वाला हो गया, घन चलाना पड़ता है उसमें। बोला पहले कई दिन हमको घन मिला था, रेलवे को कहीं ट्रैक फंसा था, उसको ठोकर हटाना था, हम सब आता होता थोड़ा था, उड़ जाएंगे। चलिए उसके पास विकल्प था, रिजाइन दिया, अपने में टैलेंट दिया, लेकिन अगर आप में टैलेंट नहीं तो करते रहना पड़ेगा 60 वर्ष की उम्र तक ना। इसलिए डरिए, जीवन की लड़ाई बड़ी लंबी होता है, बड़ी मतलब टफ होता है। कोई आदमी शौक से रोड पर फल नहीं बेच रहा है, मजबूरी से बेच रहा है। ये कभी सोचना कि उसको शौक नहीं था कि हम फल बेचकर पैसा कमाएंगे, उसका ड्रीम भी था, उसका भी शौक था। लेकिन जब उसके शादी ब्याह हुआ, जब उसके बाल बच्चे आ गए और घर में दाल चावल साग सब्जी चाहिए ना, कंपल्सरी है। अब वो चाहिए तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ा, पूंजी नहीं है कि व्यापार करे, बड़ा दुकान करे, बैठे। तो सोचा भाई जो भी छोटा मोटा काम हो उसके पास पूंजी का अभाव, उसे वो करता है ना। इसलिए ये लाइफ के दौर सच्चाई से जानना पड़ेगा कि कितना तुम लोग कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन एक ऐसा मौका आएगा कि जो हम 16 वर्ष पहले स्टूडेंट को पढ़ाए, आज तुम लोग हैं, उस बीच में कई स्टूडेंटों को हम जीवन देखते हैं और उसके बारे में कभी अकेला बैठते हैं, सोचते हैं क्या से क्या कर लिया। आए जानो, कल हम पहले बार रात को तो घर से निकलते ही नहीं, चल जाते टाइम निकल 8 बजे रात तक हम मार्केट में थे, कुछ काम था, ढाला बंद था, कोई मार्केट जाके फंसा दिया था। तब तो कहीं पंचायत के लड़का सब ज्यादा था उसमें, तो गुरु गया प्रणाम पाते हुए क्या काम धंधा हो रहा नहीं। तब उसको बोले भी समूह पर के तू बड़ी तेज था, सब तुमको लिए नहीं था, तुम दिल्ली में जाते अकाउंटिंग करता, पैसा अच्छा कमा लेता। तो उसके साथ भी मजबूरी है कि हम घर के इकलौता है, मतलब माँ है बा है, कैसे जाने सब मजबूरी बताया। लेकिन उसके लाइफ में बहुत जो चाहिए वो पैसा नहीं उसके पास आया, जो चाहिए वो पैसा।
यानी आपके पास कभी भी लाइफ के दौर में अगर लाइफ जीना है, लड़के अगर पैसा कम है तो सोच लो तुम्हारे से दो आदमी कष्ट होगा। एक तो तू अपना कष्ट झेलेगा, तुम्हारे माँ बाप भी बूढ़ा रहे, वो भी कुछ करेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचेंगे कि नहीं कमा रहा, ढंग से नहीं आ रहा, कैसे इसका जीवन चलेगा। और एक तुम्हारा जो शादी होगा उस लड़की का भी जीवन खराब हो रहा है कि उसको तुम्हारे ही साथ रहना है और तुम्हारे इनकम पर डिपेंड है, उसकी भी प्रॉब्लम है। आज कई समस्याओं से अगर इनकम अभाव होगा तो जूझना पड़ेगा। इसलिए तुम लोगों को बार बार समझाया जाता है। क्लासरूम में हम लोग समझाते नहीं समझाते कि तुम लोग का दुश्मन है, चाहे मार दिए पीट दिए, इससे कुछ नहीं। ये तुम लोग को रास्ता बताने की कोशिश किया जाता है कि तुम लोग पढ़ो। कल का क्वेश्चन जो लिखाए थे थोड़ा अपना आत्मा से पूछना का वैसा क्वेश्चन कल पहले बार लिखाए थे कि इसके पहले हम लोग और भी पढ़े उसका कई बार पढ़े, 2 बार 4 बार 5 बार पढ़े कि नहीं पढ़े, फिर भी गलत। कहाँ आप चले गए, इसको सोच रहे हैं कि कहाँ हम चले जा रहे हैं। तो अगर नहीं सोचिएगा तो हम टीचर है, हमारा काम है आपको पीटना डांटना समझाना। अब आपका काम है सुधर जाना कि नहीं सुधरना। अगर आप सोचते हैं कि नहीं सुधरेंगे तो कोई डाउट नहीं है, मत सुधरिए। साफ मन में ठान लीजिए, क्रिया खा लीजिए कि सर कितना हो कुछ उपाय नहीं सुधरेगा। तो 5 साल के बाद आप क्या कीजिएगा, उसकी हालात आपको अपने तय करा देगा कैसे करना। ऐसे न कई छोटी छोटी घटनाओं को अध्ययन करने के बाद महसूस करते हैं अगर बच्चे ढंग से पढ़ ले तो पैसा उसके पास आ जाएगा। लेकिन ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो पैसा उसके पास आएगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, समय ज्यादा देना पड़ेगा और पैसा भी कम आएगा। ऐसा नहीं कि बाद में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलो इसमें हम बताए थे कि एक 4 चीज था। एक यहाँ दिया है, हम लोग फर्नीचर पाया गए थे, बिल्डिंग निकाल लिए थे, फर्नीचर पर 10% ह्रास ये भी कर लिए थे। लास्ट वाला पॉइंट दिया है ख्याति का मूल्यांकन 90,000 किया गया। तो चलो ख्याति का मूल्यांकन 90,000 किया गया ना, तो वो डाटा वो इंफॉर्मेशन इसमें आवश्यकता जब भी गुडविल हो, लेकिन टेढ़ा है सवाल। जब गुडविल हो तो और टेढ़ा गया सवाल। गुडविल नहीं रहता ना तो हमको नया कैपिटल नया रेशियो निकालने की आवश्यकता नहीं था। यानी ये जब भी गुड देखिए उसमें भी था, जरा गौर से करना। नया पार्टनर आता था, गुडविल लेके आता था, चुपचाप रहता था तो रेशियो नहीं निकालना पड़ता था। लेकिन लिख देता था कि हम इसके हिस्सा लेंगे, चाहे उससे हिस्सा लेंगे, चाहे नया रेशियो देता था तो फिर निकालना पड़ता था। इसी तरह ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग देखते हैं कि अगर गुडविल दे दिया तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर गुडविल नहीं रहता तो आराम से सहज में बना देते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करते हैं, गुडविल को छोड़ देते हैं, क्योंकि आज ही कर देंगे गुडविल तो बहुत भारी सवाल है। नहीं, आज हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोग का अपना एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, इसको गुडविल नहीं है वो सवाल मान के बनाते हैं, कल गुडविल होगा वो बनाते हैं। नहीं, तो आज हम लोग गुडविल नहीं है, अब इसको क्या करेंगे, अब तो उसके अलावा कुछ है नहीं। अगर गुडविल है भी तो इसमें उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल सा बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बना, क्वेश्चन नंबर 5 को एग्जाम्पल मान लिए, उसमें गुडविल हटा दिए। क्लियर। अब इसके बाद इसको जोड़ेगा तो इधर कम होगा, नहीं तो इधर कम होगा, किधरों कम होगा। इस कम बेस को हम लोग शायद इधर कम होगा, 25,000 इधर बड़ा अमाउंट है, नहीं 25,000 इधर है तो 25,000 इधर भी लिखेंगे। और इसको ये तो कम बेस निकालने आ जाएगा नो। अब ये नहीं निकालने आएगा तो फिर इतना बैक नहीं जा सकते। ये सब जोड़ के हटा देंगे, 2250, 3750 और 3500, 9,000 और इसमें होता है 22। चल इसके बाद 12,500 इधर कम आया है तो 12,500 आंसर दिया है, नहीं दिया है कि दिया है, देखो तो 15,500 एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं कहाँ गलती हुआ, 25,000 इधर है, ठीक है मिल जाएगा, 15,500 ही मिलेगा। ये 15,500 मिल गया। इधर के कम आएगा तो क्या बोला जाएगा, इधर कम आएगा तो चलो थोड़ा एडमिशन ऑफ पार्टनर का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप लोग क्या किए थे याद कीजिएगा थोड़ा सा। इधर भी कम आता था चाहे इधर भी कम आता था, इस कम को तो यहाँ लिख दिए, प्रॉफिट के सूचक है। इसको इसके बीच में बंटवारा करते थे, किसके बीच में करते थे, ओल्ड पार्टनर, नया वाला नहीं देते थे। इसमें सब तो ओल्डे है, तीनों ओल्डे है। ओल्ड कौन है, सुनील है, अनिल है और मोन्टू है, तो यहाँ पर 2 सुनील हम शॉर्ट में लिख देते हैं, अनिल और मोन्टू हो जाएगा। सबका पहला नाम लिख दिए, आप पूरा लिखिएगा।
सुनील, अनिल और मोन्टू के बीच में ये क्या करेंगे, बांटेंगे। ये 15,500 को बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे? 2 अनुपात होगा, यहाँ पर ध्यान रखना। 2 अनुपात दिया है, एक पुराना दिया है, एक नया दिया है। तो आप यहीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि कोई साझेदार फर्म को पुनर्गठन करता है और उसके पुनर्मूल्यांकन खाते को लाभ या हानि को किस अनुपात में बांटा जाए? कभी न्यू पर नहीं बांटेंगे, न्यू तो अगला साल तैयार करेंगे और अब नेक्स्ट ईयर में हम इस अनुपात में बांटेंगे। ओल्ड में बांटेंगे, ओल्ड पर बांटिएगा तो दिया है आपको 5:3:2 दिया है, ठीक है। तो $77 जो बांटना है बांट के दिखाते हैं, ठीक है ना। हो जाएगा, ये समझ लिए है नो। इसको हमको बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग रफ में बांट लीजिएगा ना, यहाँ बांट कर दिखा सकते हैं, नो डाउट, ये बहुत बार हो चुका है। अब इसके बाद किसका लेजर बनेगा, ठीक है। तो हम इसमें गुडविल हटा दिए। क्या किए आज के क्वेश्चन में, जो आपका भले किताब में 5 नंबर सवाल है, लेकिन हम लोग गुडविल को ड्रॉप कर दिए। गुडविल नहीं है तब, नहीं तो गुडविल रख देंगे तो सवाल पूरा बोर्ड में चल जाएगा। आज ये पहले के दिन भारी हो जाएगा। इसी को मान लीजिए एग्जाम्पल अब इतना बड़ा दिखाएंगे तो टाइम लगेगा, इसी को एग्जाम्पल बना दिए जिसमें से गुडविल में लैप्स करती है। तो अब क्या बनेगा, इसको ध्यान रखना है। गुडविल हट गया तो टेंशन नहीं है। अब सीधा सा आप लोग एडमिशन और पार्टनर में किसका लेजर बनाते थे, तो फिर ओल्ड पार्टनर के बनेगा, फिर ओल्ड पार्टनर के बनेगा। तो ओल्ड पार्टनर के बनेगा तो ओल्ड पार्टनर कंबाइंड बनेगा 1, 2 और 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। सॉरी, नाम है सुनील, अनिल और सुनील है, अनिल है और मोन्टू है। सुनील है, अनिल है और, ठीक है। यहां पर ऑल ओल्ड पार्टनर लिख दो, सीधा सा बात है, ऑल ओल्ड पार्टनर हो जाएगा। चलो अब थोड़ा सा उधरे की तरफ चलो। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो बनाते हो तो उसमें सबसे पहले क्या लाते थे, कैपिटल लाते थे। अच्छा, कैपिटल बैलेंस शीट में मिलता है, तो बैलेंस शीट में कैपिटल 75,000, 45,000 और 30,000 है। तो इसमें लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लाएंगे तो किधर लाएंगे, बैलेंस शीट से कोई भी आइटम अगर किसी दूसरे लेजर में ट्रांसफर किया जाता है तो एक क्रॉस भागता है, तो क्रॉस में इधर आएगा। इसका कितना दिया है 75,000, इसका कितना दिया है 45,000, इसका 30,000। यहां पर बैलेंस शीट से लाए तो क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी लिखेंगे। याद रखना क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर भी बन जाता है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में जब चले गए हो तो पहले बैलेंस शीट के पूरा चीज को ला लो, इसमें जो लाना है। तो देखो इधर दिया है वर्कर्स कंपोजिट फॉर्म नहीं आएगा, क्रेडिटर नहीं आएगा, बिल पेवर नहीं आएगा। अगर इधर कहीं से जनरल रिजर्व रहता तो क्या करते, लाकर बांट, इधर बांटना पड़ता। अगर इधर पीएल रहता क्या करते, लाकर बांट। सेकेंड साइड में जाएंगे, आज सेकेंड साइड में पीएल अकाउंट 25,000 दिया है, तो उसको इसमें लाएंगे कि छोड़ देंगे, इधर लाएंगे, साइड बदल जाएगा। कितना 25,000 है। और इस पीएल अकाउंट के या बैलेंस शीट के कोई भी आइटम अगर हम लेजर में लाते हैं ओल्ड पार्टनर के, जैसे जनरल रिजर्व, पीएल कभी उधर मिलेगा कभी इधर मिलेगा, नहीं, ये दोनों ज्यादा कदर मिलता है। और इसमें कभी कभी इसके अंदर गुडविल भी मिल सकता है, वो भी बांट दिया जाता है। अंदर गुडविल नहीं है, बाहर गुडविल, बाहर दूसरा कुछ होता है, अंदर दूसरा कुछ होता है। तो अगर ओल्ड बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व हो और पीएल, उसको इसमें ला दिया जाएगा, लेकिन बांटा किस अनुपात में जाएगा, ओल्ड रिसीव। किस अनुपात में, ओल्ड रिसीव। तो 25,000 को आप बांटिएगा, एक का आएगा 12,500 आएगा नो। 25,000 को बांट दिए, 25,000 को 3 पार्ट में बांट दिए। एक किस रेशियो बांटे, अब हमारे समझ से बैलेंस शीट में कुछ आइटम ही नहीं है कि जिसको अब लाया जाए।
जब बैलेंस शीट से खत्म हो जाएगा ना, तब अगर वो गुडविल खोल दिए रहते ना तो गुडविल इसमें शो करना पड़ता है। अब वही मतलब टेढ़ा है तो लोग नया है तो टेढ़ा लगेगा, 2-3 दिन के बाद ठीक होने लगेगा, नॉर्मल तो वाला बता देंगे। अब इसमें क्या करना है ना, अब इसमें ये बैलेंस शीट का खाली वर्ली ट्रीटमेंट हुआ, पूंजी आया, वहां से लॉस आ गया, अब इसमें से उठा के लाएंगे। यहाँ प्रॉफिट है ना, इसमें आएगा, किधर जाएगा? ये शुरू से बताते, एक लेजर से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो क्या करता है? क्रॉस कर जाता है। यहाँ 7750, यहाँ 4650 और यहाँ पर 3100। इसको लिख देना है इसके लेजर के नाम रीवैल्यूएशन। हो गया। अब आफ्टर दैट इसके बाद क्या करेंगे? जोड़ेंगे, एडिशनल करेंगे। तो अब हो सकता है कि ये जरूरी नहीं है कि मतलब ज्यादा के कर कम इधरे होता है, ठीक है। कभी कभी कोई कर्ज में पार्टनर रहता है तो उस पर भागता है, तो सबका जोड़ेगा। तो देखो जैसे इसके जोड़ेगा तो 33,100 आया, इसको जोड़ लो, इसी तरह इसको जोड़ के लिख दो, इसको जोड़ के लिख दो। अब इधर जो बैलेंस आएगा, मतलब जैसे एक को बताते हैं, 33,100 आया, इधर कितना है? इधर कितना कम हुआ? 26,100 कम हुआ। तो यहाँ पर भी 33,100 ही लिखना पड़ेगा, इधर 26,100 जो कम आया है, तो मुंह हाला मत कुछ। 33,100 में से माइनस 5,000 कर देंगे तो 28,100 आएगा, ठीक है। 28,100 इधर कम आया, अब सही है। तो इसी तरह इसको जोड़कर यहाँ लिख देना, फिर उसमें घटा कर लिखना होगा। सब तीनों का कैलकुलेशन सेम आएगा, इधर सब कुछ नया कुछ आएगा। इसके सामने क्या लिखा जाएगा? बैलेंस। क्यों सीडी लिखा जाता है? सीडी का मतलब होता है कि इसको भी आगे यूज करेंगे, समाप्त नहीं हो रहा, नहीं। तो यहाँ पर टू बैलेंस सीडी लिख देंगे और ये तीनों क्लियर कर लीजिएगा। सीडी जब लिख लीजिएगा तब इसके बाद आफ्टर दैट एक बनता था, पहले याद कीजिएगा क्या बनता था? उसमें बैंक क्यों बनता था? उसमें नया पार्टनर फॉर्म में आता था, वो कैपिटल और गुडविल लेकर आता था। इसमें कोई नया पार्टनर ना आ रहा ना जा रहा, तो कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, इसलिए बैंक बनाने की आवश्यकता। अब उसके बाद क्या बनेगा? न्यू बैलेंस शीट। क्या बनेगा? न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट बनेगा। तो न्यू बैलेंस शीट में कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। न्यू बैलेंस शीट पुराना बैलेंस शीट का कॉपी होता है, बस मॉडिफाई कॉपी होता है, चेंजिंग कॉपी होता है। जैसे उसमें दिया है, सबसे पहले दिया है कैपिटल, तो कैपिटल में लिखा है, सबसे पहले कैपिटल में कहती है सुनील है, सुनील है, सोनू है ना, सोनू है, ठीक है। तो वहां सुनील लिख दिए, हो जाएगा। सोनू है, अनिल है और मंटू है। ये सुनील के सामने 75,000 है, वो नहीं यूज करेंगे। जो सीडी यहाँ आएगा, जो सीडी यहाँ आएगा, जो सीडी आएगा वो जाएगा। तो यहाँ पर हम अनिल का एक निकाल दिए थे 28,000, बाकी आप ला के लिख लीजिएगा। ये कहां से लाइएगा? चल जाएगा वहां पर, हो गया। अब उसके बाद इसमें लिखा वर्केस कंपोजिट फॉर्म, वर्केस कंपोजिट फॉर्म को शॉर्ट में लिख देते हैं, ज्यों का त्यों छाप देंगे। 25,000 दिया है तो 25,000 छाप देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जिसका कुछ नहीं घटाया बढ़ा उसका ज्यों का त्यों। क्रेडिटर के अमाउंट में कुछ चेंजिंग हुआ है, कितना है? 70,000 को चढ़ा देंगे। उसके बाद बिल पेबल 55,000 है, बिल पेबल 55,000 चढ़ा देंगे। ज्यों का त्यों, कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं करना। जिसका बढ़ेगा बढ़ाएंगे, इसका घटेगा घटाएंगे। जस्ट लाइक इधर चले जाइए तो इधर दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग दिया है तो बिल्डिंग पर हम बोले टिक लगा लीजिए। टिक लगाने का मतलब अमाउंट अंदर लिखेंगे और इत्मीनान से इस बात को देखेंगे कि इसमें बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो 25,000 बढ़ा है, इसलिए यहाँ पर मन करे तो प्लस के चिन्ह दे दीजिए, 25,000 लिख दीजिए। एप्रिएशन लिखना था, एप्रिएशन लिख दीजिए, खाली परसों दे दीजिएगा। 1,25,000 अमाउंट हो गया। उसके बाद उसमें दिया है फर्नीचर, तो फर्नीचर के अमाउंट 35,000 है और उसमें हरास गया है 3500, तो माइनस कर दीजिएगा 31,500 हो जाएगा। उसी तरह बैंक ज्यों क्या त्यों लिख दीजिए, डेप्टर में घटा दीजिए, स्टॉक में घटा दीजिए। और प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे कि छोड़ देंगे? जो चीज को बंटवारा कर लिया उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अंत में जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा?
ऐसा ना, इसको फाइनल कीजिए आप लोग, हो सकता है।